नमस्कार दोस्तों, मैं राजू गासत चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं नर्सिंग अरेना यूट्यूब क्लासेज में। आज की क्लास में अपन माइक्रोबायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसका एक इम्यूनिटी चैप्टर है। इम्यूनिटी चैप्टर का पार्ट है एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी क्या होती है, क्या इसकी स्ट्रक्चर है, ये सब कुछ अपन लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। तो एंटीबॉडी जो बेसिकली एक ह्यूमोरल सब्सटेंस है जो कि किसी एंटीजन के स्टिमुलस से बॉडी में प्रोड्यूस होता है। तो एंटीजेनिक स्टिमुलस के दौरान जो बॉडी में एक ह्यूमोरल सब्सटेंस प्रोटीन सब्सटेंस बना जिसको अपन ने क्या बोला, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी का ही दूसरा नाम क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो एंटीबॉडी को मैं ए बी से डिनोट कर सकता हूँ, ओ या आई जी, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन। तो लास्ट क्लास में अपन ने एंटीबॉडी क्या होती है, वाई शेप की होती है, एस एस लिंकेज होती है, वेरिएबल रीजन, एफ सी फ्रेगमेंट, एफ ए बी फ्रेगमेंट, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ा था लास्ट वीडियो में। और साथ ही इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है इनके टाइप्स, क्लासिफिकेशन होता है। जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडी है इसकी फिजियोकेमिकल रिएक्शन और एंटीजेनिक नेचर के बेस के ऊपर इम्यूनोग्लोबुलिन्स को मेनली 5 टाइप्स में बांटा गया है, 5 टाइप में डिवाइड किया गया है। 5 टाइप में इम्यूनोग्लोबुलिन्स जी, इम्यूनोग्लोबुलिन्स ए, इम्यूनोग्लोबुलिन्स एम, इम्यूनोग्लोबुलिन्स ई, आईजीई और इम्यूनोग्लोबुलिन्स डी। साथ ही मैंने ये भी बताया था कि इसके याद रखने के लिए ये जी ए एम और डी, जी ए एम गेम आगे डी, तो याद रखने के लिए 5 क्लासिफिकेशन। फर्स्ट क्लासिफिकेशन आईजीई, इम्यूनोग्लोबुलिन्स जी के बारे में अपन ने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जी का दूसरा नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन्स गामा। और सबसे ज़्यादा 75 टू 80% बॉडी में सबसे ज़्यादा टोटल सीरम के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली एंटीबॉडी कौन सी है अगर आपसे पूछे, इम्यूनोग्लोबुलिन्स जी। साथ ही इसके बारे में ये देखा था कि ये ओनली ऐसी एंटीबॉडी है आईजीजी जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, मींस बच्चे के अंदर ये जाती है डायरेक्ट प्लेसेंटा के दौरान। साथ ही ये देखा था ये आईजीजी एंटीबॉडी है, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है एक्स्ट्रावेस्कुलरली और इंट्रावेस्कुलरली। लास्ट ही इसमें हाफ लाइफ 21 से 23 दिन और इसका जो है मोलिकुलर वेट 1.5 लाख, ये सब अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था इम्यूनोग्लोबुलिन जी के बारे में। आज की क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबॉडीज में जो सेकंड एंटीबॉडी है इम्यूनोग्लोबुलिन्स ए, इसके बारे में स्टार्ट आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आईजीए। तो आज की क्लास का टॉपिक है इम्यूनोग्लोबुलिन्स ए। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स ए है बेसिकली क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स अल्फा बोलते हैं इसको। अपन दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, एंटीबॉडी अल्फा। क्या बोल सकते हैं, एंटीबॉडी अल्फा। साथ ही इसका तीसरा नाम अपन बोल सकते हैं सिक्रीटरी एंटीबॉडी, सिक्रीटरी एंटीबॉडी। तो कंपटीशन एग्जाम के अंदर यह पूछा जा सकता है कि सिक्रीटरी एंटीबॉडी का दूसरा नाम क्या है, या ऐसी कौन सी एंटीबॉडी है जो कि सिक्रीशन के अंदर पाई जाती है, एंटीबॉडी आईजीए। तो आंसर क्या आएगा, आईजीए। तो फर्स्ट एंटीबॉडी तो अपन ने देखी थी आईजीजी जो कि सबसे ज्यादा पाई जाती है सीरम के अंदर, कौन सी, 75 से 80%। तो इसका सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो। तो सेकंड मोस्ट इट इज सेकंड मोस्ट, दूसरा सबसे ज्यादा ये सेकंड मोस्ट एब्डुवेंट सेकंड मोस्ट एब्डुवेंट कितनी पाई जाती है, 10 से 15%, 10 से 15% ऑफ टोटल सीरम, तो टोटल सीरम का 10 से 15%। तो दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली कौन सी एंटीबॉडी है, आईजीए। साथ ही इसकी हाफ लाइफ की अगर बात करें तो हाफ लाइफ का मतलब होता है अर्धायु। तो अर्धायु इसकी कितनी होती है, मात्र 6 डेज। कितनी होती है, 6 डेज। मॉलिक्यूलर वेट की अगर बात करें इसकी तो मॉलिक्यूलर वेट आईजीए का जो मॉलिक्यूलर वेट है 2 टाइप्स की होती है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग होता है। 1,60,000 डाल्टन्स इसकी यूनिट होती है, डाल्टन्स। और एक का होता है 3,65,000 डाल्टन्स।
3,65,000 से 85,000 तक होता है, तो आप इसको 3,85,000 ही कर लो। जो है जो ये मोलिकुलर वेट है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग आपको वेरी मिल सकता है। हाफ लाइफ और मोलिकुलर वेट में कुछ डिफरेंसेस आपको मिल सकता है। साथ ही जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स ए है, ये दो टाइप्स की, दो फॉर्म के अंदर पाई जाती है। दो फॉर्म्स कौन सी? आईजीए की दो फॉर्म। एक तो होती है सीरम, क्या होती है? सीरम आईजीए, सीरम एंटीबॉडी ए। दूसरी होती है म्यूकोजल सरफेस पैटर्न, म्यूकोजल सरफेस, म्यूकोजल सरफेस। म्यूकोजल सरफेस का मतलब होता है सिक्रीशन, सिक्रीशन। तो सिक्रीटरी या सिक्रीशन एंटीबॉडी ए बोल सकते हैं इसको। ये सिक्रीशन जो एंटीबॉडी है डाइमर, ओके, डाइमर का रूप है। डाइमर का मतलब दो चेन जुड़ के इसको, और दो चेन जुड़ के एक जे शेप जो स्ट्रक्चर बन, तो इसको जे चेन बनाती है। दो चेन मिलके एक जे चेन फॉर्मेशन, और इसी का जो मोलिकुलर वेट है वो 3,85,000 डाल्टन है, वो होता है। और जो ये वाली जो सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, ये मोनोमर यूनिट की बनी होती है। मोनोमर, मोनोमर पॉलीपेप्टाइड चेन होती है इसमें डाइमर ग्लाइकोप्रोटीन, डाइमर ग्लाइकोप्रोटीन, आगे इधर लिख सकते हो डाइमर ग्लाइकोप्रोटीन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स की ऐसी कौन सी एंटीबॉडी है जिसके अंदर जे चेन पाई जाती है या ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है? तो सिक्रेटरी आईजी ए, और ये है सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन जो कि मोनोमर यूनिट की, और इसका जो है मोलिकुलर वेट है वो 1,60,000 डाल्टन। तो दो टाइप देखे थे आईजीई के, एक तो सीरम के अंदर, दूसरी म्यूकोजल। म्यूकोजल का मतलब सिक्रीशन, सिक्रीशन का मतलब जो बॉडी प्रोडक्ट है सिक्रीशन, उसमें ये पाई जाती है। बॉडी प्रोडक्ट में सिक्रीशन कौन कौन से है उसको मैं अगर बात करूं तो सिक्रीशन में के अंदर, तो नेक्स्ट इसका पॉइंट लिख सकता हो, इट present in secretions, saliva, semen, tears, saliva, semen, tears, nasal fluid, स्वेट, और एक इंपॉर्टेंट है कोलेस्ट्रम। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? ये कंपटीशन व्यू में पूछा गया है कई बार कि कोलेस्ट्रम क्या होता है। इसको समझने में मैं लिख सकता हूं, फर्स्ट 3 to 5 days मिल्क ऑफ मदर। ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर होती है जिसमें रिसेंटली डिलीवरी हुई है, उसका, उस मदर का 3 से 5 दिन का जो येलो कलर सबस्टेंस होता है, किस टाइप्स का? येलो कलर। येलो कलर जो मिल्क होता है उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? आईजीए। ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ है कि मदर में के मिल्क में पाई जाने वाली एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन्स कौन सी है? आईजीए। तो इसी वजह से जो मिल्क, इसके अलावा सलाइवा, सीमन, टीयर्स आंखों के आंसू में, पसीने में, स्वेट ग्लैंड में, नेजल फ्लूइड में और मिल्क में, सभी में पाई जा रही है सिक्रीशन में। दूसरी सेकेंड मोस्ट एंटीबॉडी है, पहली आईजीजी है जो कि सबसे ज्यादा, दूसरी है 10 से 15%। इसी कारण बच्चे के अंदर जो बच्चा आईजीजी तो प्लेसेंटल के थ्रू क्रॉस करके मिल गई थी, लेकिन अगर ऐसा कोई न्यूबॉर्न जिसको एक कोलेस्ट्रम मिला नहीं हो, दैट मीन्स प्री मैच्योर बेबी है, या फिर सकिंग कोई प्रॉब्लम है, या ऐसा कोई डिफेक्ट है, कंजेनाइटल डिफेक्ट है जिसकी वजह से वो ब्रेस्ट फीड प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करेगा, तो कोलेस्ट्रम उस बच्चे के अंदर नहीं जाएगा, और कोलेस्ट्रम नहीं जाएगा तो उस बच्चे के अंदर ये वाली जो इम्यूनिटी है बूस्टअप नहीं होगी, और ये वाली इम्यूनिटी बूस्टअप नहीं होगी तो उस बच्चे के अंदर मोर ससेप्टेबिलिटी टू रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड इलनेस, तो वो बच्चा बहुत जल्दी बीमार होगा। साथ ही नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर अपन लिख सकते हैं, इसलिए माना जाता है जो कोलेस्ट्रम है ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी पार्ट है ब्रेस्ट फीडिंग का।
तो इसलिए ही जो इफेक्टिव एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है वो इंडिकेटेड की जाती है 6 मंथ तक ओनली बच्चे को मदर मिल्क ही पिलाया जाए। साथ ही इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट आप ले सकते हैं, ये बिलीव रखा जाता है कि पहले नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, इट इज बिलीव्ड that a very important role in respiratory and gastrointestinal GI जिसको बोलते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इम्यूनिटी। मतलब एक पॉइंट ये भी है कि ये भी माना जाता है कि रेस्पिरेटरी और जीआई ट्रैक में इस IgA का बड़ा योगदान है या बड़ी हेल्पफुल है। दैट मीन्स अपन ने देखा था इसके दो टाइप्स, एक तो सीरम, दूसरी म्यूकोजल सरफेस। म्यूकोजल सरफेस मीन्स म्यूकोजा मीन्स सिक्रीशन। दैट मीन्स सिक्रीशन सबसे ज्यादा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जीआईटी ट्रैक्ट में और लंग्स जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। तो अगर वहाँ सलाइवा या सिक्रीशन में प्रेजेंट होगी तो वहाँ पे जो कोई भी अगर फॉरेन एंटीजन आएगा तो सबसे पहले IgA उसको बाइंड करके वो प्रोटेक्शन करेगी। तो इसी कारण माना जाता है कि अगर बच्चे के अंदर कोलेस्ट्रॉल वाला अगर मिल्क बच्चे ने अगर पिया है तो उसमें ये एंटीबॉडी डेवलप होगी, तो उसमें रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शन होते हैं न्यूबॉर्न में मोर कॉमनली न्यूमोनिया और जीआईटी में होता है मोर कॉमनली डायरिया। जीआईटी में कौन सा होता है, डायरिया। तो अगर बच्चा परिपक्व है, फुल्ली मैच्योर है और उसको प्रॉपर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी तो उसको निमोनिया और डायरिया की रिस्क क्या होगी, कम। लेकिन वही अगर प्री मैच्योर बेबी है जिसको प्रॉपरली ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हुआ, उस बच्चे को इन दोनों बीमारियों की रिस्क भी क्या होगी, ज्यादा। ऐसा माना जाता है, इसलिए ऐसा बिलीव किया जाता है कि IgA का रोल रेस्पिरेटरी और जीआईटी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। साथ में एक पॉइंट आप और ऐड कर सकते हो इसके अंदर, ये प्रोवाइड फेगोसाइटिक और इंट्रासेलुलरली किलिंग ऑफ माइक्रोब्स। तो ये फेगोसाइटिक रिएक्शन है उसको भी इंकरेज करती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में बहुत हेल्पफुल होती है। तो लास्ट पॉइंट ये लिख सकते हो, इस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फेगोसाइटिक रिएक्शन एंड किलिंग ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये IgA के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। तो इम्यूनो एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ वापस। IgA इम्यूनोग्लोबुलिन A जिसको अपन बोलते हैं एल्फा, इसका अगर दूसरा नाम सिक्रीटरी एंटीबॉडी। सिक्रीटरी क्यों बोला, क्योंकि सिक्रीशन में सबसे ज्यादा ये देखी गई और ये डाइमर के रूप में ग्लाइकोप्रोटीन से चेन से बनी होती है और वो जे शेप में होती है, इसलिए इसमें जे चेन भी पाई जाती है। कौन सी चेन, जे चेन। सिक्रीशन में प्रेजेंट है, दैट मीन सलाइवा में है तो फूड में आने वाला कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वहाँ वो किल कर देगी। टीयर में है तो टीयर में होने की वजह से आई में जो प्राइमरी कोई अगर ऑर्गेनिज्म अगर कोई इन्वेजन हुआ है तो वो किल हो जाएगा, तो आई प्रोटेक्शन में हेल्प कर रही है। साथ में जीआईटी में है तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है उससे भी ये प्रोटेक्ट कर रही है। साथ में रेस्पिरेटरी में है तो रेस्पिरेटरी में ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है उससे भी प्रोटेक्शन कर रही है। इसके साथ नेजल फ्लूइड में होने की वजह से जो नेजल कैविटी इन्फेक्शन है उससे भी ये प्रोटेक्शन करती है। तो ये भी सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंटीबॉडी है जो कि वेरी हेल्पफुल है इन इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं IgM इम्यूनोग्लोबुलिन M। तो नेक्स्ट एंटीबॉडी अपन डिस्कस कर रहे हैं एंटीबॉडी M इम्यूनोग्लोबुलिन M जिसको बोल सकते हैं मेटा एंटीबॉडी IgM एंटीबॉडी IgM और इसका दूसरा नाम अपन बोल सकते हैं म्यू कैसे लिखते हैं इस टाइप से। और मेटा का मतलब सबसे बड़ी एंटीबॉडी कौन सी होती है, IgM। इसको मैक्रो इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं, मैक्रो इम्यूनोग्लोबुलिन से भी एक बार पूछा हुआ है क्वेश्चंस कंपटीशन व्यू में कि मैक्रो इम्यूनोग्लोबुलिन आल्सो नोन एज IgM। अगर इसकी फर्स्ट अपन स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर क्या होती है इसकी,
मैक्रो है दैट मीन्स बड़ी है, मोटी है, इसलिए अपन इसमें लिखेंगे 4 से 5, 4 to 5 मोनोमर पेप्टाइड चेन होती है, मोनोमर पेप्टाइड चेन। तो 4 to 5 मोनोमर पेप्टाइड चेन कॉन्जुगेट होके मिलके कौन सी एंटीबॉडी बनाती है? आईजीएम। आईजीएम। तो स्ट्रक्चर में ये पॉइंट हो गया काफी। नेक्स्ट अपन सेकेंड पॉइंट की बात करें तो इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 5 to 10% of total serum immunoglobulins। तो 5 से 10% ये वाली जो इम्यूनोग्लोबुलिन से आईजीएम वो पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट अगर इसकी बात करें तो हाफ लाइफ इसकी होती है 5 डेज हाफ लाइफ। तो आईजीए की अपन ने हाफ लाइफ देखी थी 6 दिन, इसकी कितनी होती है हाफ लाइफ? 5 डेज। कितनी हाफ लाइफ होती है? 5 डेज। 5 दिन इसकी अर्धायु काल होता है, 5 डेज। आईजीएम है मेनली फाउंड इन ब्लड स्ट्रीम, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार पॉइंट है। या इट इज मेनली present in blood stream। It is mainly present in blood stream। 85% जो कि ये ब्लड स्ट्रीम है। अगर आपसे पूछा जाए डिस्ट्रीब्यूशन में कि ऐसी कौन सी एंटीबॉडी की सबसे ज्यादा जो ब्लड में पाई जाती है आईजीएम, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? सबसे ज्यादा इसका डिस्ट्रीब्यूशन ब्लड स्ट्रीम के में पाई जाती है और नॉट इन एक्स्ट्रावेस्कुलरली, सिक्रीशन। तो सिक्रीशन वगैरह में ये नहीं पाई जाती। ये किस में पाई जाती है? ब्लड के अंदर। किस में पाई जाती है? तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली एंटीबॉडी कौन सी है? आईजीएम, इम्यूनोग्लोबुलिन्स एम, एंटीबॉडी एम। नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करें इसका तो नेक्स्ट है कि ऐसी कौन सी एंटीबॉडी जो कि फीटस के अंदर सबसे पहले अपीयर होगी, या जो माँ के पेट में जो बच्चा है, मदर के जो वूम के अंदर जो चाइल्ड है, उसमें सबसे पहले फीटस के अंदर कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन्स अपीयर होगी? तो उसका भी आंसर आएगा आईजीएम। ये भी कंपटीशन विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। आईजीजी के बाद में सेकंड इंपॉर्टेंट कौन सी इम्यूनिटी एंटीबॉडी? आईजीएम। तो इस नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो अर्लीस्ट फाउंड इन की जगह आप लिख लो अपीयर्स। अर्लीस्ट अपीयर्स इन 7 to 8 days of stimulus। तो सबसे ज्यादा ह्यूमन में सबसे पहले अपीयर होने वाली एंटीबॉडी कौन सी है? आईजीएम। मतलब अगर किसी पर्सन को टुडे एंटीजेनिक स्टिमुलस लगा, एंटीजन स्टिमुलस अगर टुडे आज अगर एंटीजन स्टिमुलस लगा तो बॉडी क्या होगी? बॉडी स्टिमुलेट होके क्या बनाएगी? एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी कौन सी बनाएगी सबसे पहले? आईजीएम। कितने दिनों में? 5 से 7 दिन में। तो सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी बनेगी? आईजीएम। तो अगर दूसरा इससे एक पॉइंट और निकल के आ रहा है कि अगर किसी पर्सन के ब्लड में या किसी पर्सन में रिसेंटली अगर आईजीएम अगर की वैल्यू ट्रेस हो रही है, दैट मीन्स पेशेंट को रिसेंटली अक्यूट इन्फेक्शन उसको हुआ है, अक्यूट एंटीजन एक्सपोजर हुआ है। एंटीजन एक्सपोजर की वजह से बॉडी ने
वर्कआउट किया और बॉडी ने इम्यूनोग्लोबुलिन्स एम का फॉर्मेशन किया, प्रोडक्शन किया, जिसकी वजह से वो ब्लड में ट्रेस हो रही है। तो सबसे पहले आईजीएम, इसकी हाफ लाइफ अपने देख ली थी 5 डेज। साथ ही ये देखा था सबसे मेनली फाउंड इन 85% इन ब्लड स्ट्रीम। इसके बाद में अपन ने देखा था नेक्स्ट पॉइंट, अर्लीस्ट अपीयर इन 7 to 8 days टू स्टिमुलस। बट ये अगर 7 से 8 दिन के बाद स्टिमुलस के बाद ये हो गई तो ये 4 से 6 वीक तक है। तो 4 से 6 वीक, 4 to 6 वीक ड्यूरेशन तक रहेगी, ड्यूरेशन तक ही ये इफेक्टिव रहेगी। उसके बाद दैट मीन्स क्या है, शॉर्ट लाइफ। क्या है, शॉर्ट लाइफ। तो अगर ऐसी इम्यूनिटी तो थोड़े दिन बाद 4 से मतलब मंथ, 1.5 मंथ तक ये सुरक्षा करेगी। शॉर्ट ड्यूरेशन है इसका, जिसकी वजह से ये नेक्स्ट इसका पॉइंट लिख सकते हैं कि आईजीएम जो इम्यूनोग्लोबुलिन सबसे बड़ी होने की वजह से ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती। तो इट कैनॉट क्रॉस द प्लेसेंटा because of its large size, because of its large molecular weight and size, इसका लार्ज मोलिकुलर वेट है, साथ में इसकी साइज भी क्या है, बड़ी, इसलिए इसको मैक्रो बोला, मैक्रो एंटीबॉडी। तो बड़ी होने की वजह से ये प्लेसेंटा को भी क्रॉस नहीं कर सकते। दूसरा स्टार पॉइंट है कि अर्लीस्ट जो है सिंथेसाइज्ड बाय फीटस एंटीबॉडी, अर्लीस्ट सिंथेसाइज्ड फीटस एंटीबॉडी। तो आंसर क्या आएगा, अर्लीस्ट सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी आएगी, आईजीएम। तो ये स्टार पॉइंट है कैसे फीटस के अंदर कब डेवलप हो जाती है, 20 वीक पे, 20 सप्ताह पे, मतलब 5 मंथ पे, 4 से 5 मंथ पे। तो 20 वीक्स पे फीटस के अंदर फर्स्ट जो एंटीबॉडी है कौन सी सिंथेसाइज होगी, आईजीएम। तो आपसे कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी एंटीबॉडी है जो कि फीटस लाइफ में सबसे पहले डेवलपमेंट होती है, सबसे पहले अपीयर्स होती है, या सबसे पहले सिंथेसाइज होती है अराउंड 20 वीक्स, आईजीएम। कौन सी, आईजीएम। अगर आईजीएम डेवलप होगी, साथ ही ये एक पॉइंट और लिख सकता हूँ अंदर, अगर किसी पर्सन के अंदर आईजीएम, अगर सैंपल के अंदर अगर आईजीएम की अगर वैल्यू ट्रेस हो रही है, दैट मीन्स अपन अंडरस्टैंड हो सकते हैं, अपन समझ सकते हैं कि पेशेंट हैव रिसेंटली हैव इन्फेक्शन। मतलब अगर किसी पर्सन में आईजीएम की वैल्यू अगर आ रही है ब्लड के अंदर, दैट मीन्स उस पर्सन में इम्यूनिटी अभी अभी बनी है। क्योंकि अभी मैंने बताया, क्योंकि ये ज़्यादा दिन, इसकी हाफ लाइफ क्या है, 5 डेज। तो हाफ लाइफ की 5 डेज, तो दैट मीन्स अगर आईजीएम ट्रेस हो रही है, दैट मीन्स उसको कोई ना कोई एक्यूट इन्फेक्शन हुआ है, जिसके रेस्पॉन्स में बॉडी ने आईजीएम का प्रोडक्शन किया है, और आईजीएम का प्रोडक्शन करने से बाद वो टेस्ट में आया। इसी के साथ अगर न्यूबॉर्न जो बच्चा पैदा हुआ, उसके अगर ब्लड सैंपल लेते हैं, अगर उसमें भी अगर ये एंटीबॉडी अगर प्रेजेंट है, तो ये इंडिकेट करता है कि बच्चे को है इंट्रा यूट्राइन कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ है। तो एक पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये भी आप पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। जो लास्ट पॉइंट है आईजीएम का, आप लिख सकते हैं इसमें, इफ इट्स presence in newborn serum indicate अगर किसी न्यूबॉर्न के अंदर ये आईजीएम अगर प्रेजेंस है, तो ये दर्शाता है कि न्यूबॉर्न हैव सफरिंग फ्रॉम कंजेनिटल डिजीज। दैट मीन्स इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन लगा उसको, इंट्रा यूटेराइन इन्फेक्शन, मतलब बच्चे को
वूम के अंदर या यूट्रस के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन लगा है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन या एंटीजेनिक स्टिमुलस के अगेंस्ट फर्स्ट जो एंटीबॉडी है कौन सी बनती है, आईजीएम। दैट मीन्स आईजीएम उसने बना है। और आईजीएम इंट्रायूरिनरी इन्फेक्शन मतलब है उसको, इसका अपन दूसरा पॉइंट अपन समझ सकते हैं इनडायरेक्टली, डायग्नोसिस ऑफ कंजेनाइटल डिजीज, डायग्नोसिस ऑफ कंजेनाइटल डिजीजेस। तो जन्मजात से कोई बीमारियां है कि नहीं है, उसके लिए आईजीएम का टेस्ट कर लो। अगर आईजीएम की वैल्यू ट्रेस हो रही है दैट मीन्स उसको इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन हुआ है। इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन हुआ है तो इसको मतलब इसको जन्म कुछ कंजेनाइटल डिजीज हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे सिफिलिस, गोनोरिया, रूबेला, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, गोनोरिया समटाइम्स हो भी सकता है। गोनोरिया कई बार जो मदर अगर गोनोरिया इन्फेक्टेड है, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी है और तो भी बच्चे को कैरी होके उसके बाद अगर टेस्ट में है। लेकिन जो ये बाकी जो डिजीज है, कंजेनाइटल सिफिलिस देखा गया, कंजेनाइटल रूबेला भी और टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ये ऐसे इन्फेक्शन है जो कि बच्चे के पैदा होने के साथ उसमें डेवलप देखे जा सकते हैं। इनका डायग्नोसिस करने के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन एम टेस्ट करवा लो। अगर पॉजिटिव है दैट मीन्स क्या है, उस पर्सन में कोई ना कोई रिसेंट इन्फेक्शन लगा है जिसकी वजह से आईजीएम ट्रेस हुआ। साथ ही एक पॉइंट और लिख सकते हो क्योंकि ये रेस्पॉन्सिबल है, इट इज रेस्पॉन्सिबल प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्लड इन्वेजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ब्लड के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आ जाए, इसलिए ब्लड के की प्रोटेक्शन कौन करती है, आईजीएम। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आईजीएम है वो एंटीबॉडी समझ में आई होगी। इम्यूनोग्लोबुलिन एम इसलिए बोला कि म्यू पोजीशन पे है और सबसे बड़ी है, प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती है, साथ ही इसकी जो हाफ लाइफ है 5 डेज होती है और मेनली ये प्रेजेंट होती है ब्लड में 80 to 85%। और 80 to 85% होने की वजह से मेनली ब्लड में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना आए, इसलिए ब्लड की मेन प्रोटेक्शन कर रही है। तो ये भी पॉइंट लेता हूँ, तो मेनली फाउंड इन 80 to 85% इन ब्लड सीरम, नॉट इन एक्स्ट्रा वेस्कुलर में कम, बहुत ही कम या नहीं पाई जाती है, नगण्य, नी के बराबर पाई जाती है। तो ब्लड में पाई जा रही है तो प्रोटेक्शन भी किसकी कर रही है, ब्लड की। साथ ही सबसे अर्ली अपीयर होने वाली एंटीबॉडी अगर पूछा जाए तो आईजीएम। साथ में ये भी देखा गया कि अगर किसी पर्सन में आईजीएम अगर सीरम के अंदर अगर आईजीएम ट्रेस हो रही है दैट मीन्स उसको कोई ना कोई रिसेंटली इन्फेक्शन हुआ है, साथ ही साइज बड़ी होने की वजह से प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर रही है और ये कंजेनाइटल डायग्नोसिस में भी हेल्प कर रही है। इसका जो यूज है, आईजीएम का यूज है कंजेनाइटल डिजीज को डायग्नोसिस करने में भी हेल्प कर रही है। नेक्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं आईजीडी, इम्यूनोग्लोबुलिन डी। तो आईजीएम उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगी। नेक्स्ट अपन डिस्कस करने जा रहे हैं एंटीबॉडी डी का मतलब होता है डेल्टा, डी का मतलब डेल्टा पोजीशन, जिसको अपन बोल सकते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा। फर्स्ट अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में आपको सबको पता है वाई शेप का होता है, 2 लाइट चेन और 2 हेवी चेन किसकी बनी होती है, पॉलीपेप्टाइड्स चेन मोनोमर यूनिट्स की बनी हुई होती है, मोनोमर। तो 2 हेवी 2 लाइट मोनोमर पॉलीपेप्टाइड चेन इसके अंदर पाई जाती है स्ट्रक्चर के अंदर। नेक्स्ट बात करें तो इसकी प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूट कितनी पाई जाती है, 0.2%, 0.2% ऑफ टोटल सीरम, 0.2% ऑफ टोटल सीरम ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है। साथ में इसका मोलिकुलर वेट की बात करें तो मोलिकुलर वेट इसका होता है, मोलिकुलर वेट होता है 1,80,000 डाल्टन। इसका मोलिकुलर वेट 1,80,000 डाल्टन।
इसकी हाफ लाइफ की अगर बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ इसकी होती है 3 डेज। कितनी होती है? 3 डेज। सबसे ज्यादा जी की, सबसे ज्यादा जी, उसके बाद में ए, उसके बाद में एम, उसके बाद में डी। एम की अभी देखा था अपने 5 दिन, और डी की कितनी है? 3 दिन। डी की कितनी है? 3 डेज। नेक्स्ट आईजीडी प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो, या आईजीडी इम्यूनोग्लोबुलिन्स या आईजीडी एंटीबॉडी, आईजीडी एंटीबॉडी, आईजीडी एंटीबॉडी प्रेजेंट ऑन surface of B lymphocytes, surface of B lymphocytes, surface of B lymphocytes, and serve as रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान करना, रिकॉग्नाइजेशन या रिकॉग्निशन, रिसेप्टर फॉर एंटीजन, रिसेप्टर फॉर एंटीजन। तो दैट मीन्स एंटी आईजीडी है, इम्यूनोग्लोबुलिन डी एंटीबॉडी किसकी सरफेस पे पाई जाती है? बी लिम्फोसाइट्स। साथ ही इसमें एक रिसेप्टर होता है जो कि एंटीजन को पहचानता है। ऐसा रिसेप्टर इसमें पाया जाता है जो कि एंटीजन को पहचानता है, रिकॉग्निशन का काम करता है। साथ ही जो इम्यूनोग्लोबुलिन डी है, ये इसका एक फंक्शन और है, ये स्टिमुलेट करता है। तो इसमें आप एक पॉइंट और लिख सकते हो, इम्यूनोग्लोबुलिन डी ऑल्सो, या इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीडी ऑल्सो स्टिमुलेट इम्यूनोग्लोबुलिन डी ऑल्सो स्टिमुलेट्स ऑफ बी सेल। तो बी सेल से इनको स्टिमुलेशन करने का काम कर रहा है। और बी सेल का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोल किसमें है? इम्यूनिटी में। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोल किसमें? तो बी सेल्स को स्टिमुलेट करने में भी ये आईजीडी का रोल है। बहुत ही कम मात्रा में 0.2% पाई जाती है, बी लिम्फोसाइट्स की सरफेस पे पाई जाती है। हाफ लाइफ 3 दिन होता है और इसका मोलिकुलर वेट 1,80,000 होता है। ये पॉइंट इसके अंदर काफ़ी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लास्ट जो इम्यूनोग्लोबुलिन है, वो आईजीई। तो 4 जो एंटीबॉडी अपन ने पढ़ा, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। और अगर आपको ये क्लास अगर समझ में आई तो जोर से लाइक कर दो, जोर से लाइक का बटन दबा दो, और अपने जो नर्सिंग फ्रेंड्स है उसमें शेयर कर दो। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर इसी प्रकार की क्लासेज का अपडेट पाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन या आईजीई, या इसको अपन बोल सकते हैं एंटीबॉडी ई, एंटीबॉडी ई। और तीसरा इसका नाम है रिएजिन। तीसरा इसका नाम क्या है? रिएजिन। तो अगर रिएजिन पूछा जाए आपसे रिएजिन क्या है, तो रिएजिन एक वैज्ञानिक है आई शिजेका। तो इसके अंदर लिख सकते हो आप साइंटिस्ट आई शिजेका, SHIZEKA शिजेका 1966 में इस एंटीबॉडी को नाम दिया रिएजिन। क्या नाम दिया? रिएजिन। इन्होंने इस एंटीबॉडी को क्या वर्ड दिया? रिएजिन। क्या नाम दिया? इन्होंने ही खोजा और इन्होंने इसका नाम क्या दिया? तो डिस्कवरी किसने की? डिस्कवर्ड बाय आई शिजेका 1966 में इसको डिस्कवर्ड का, इन्होंने इसको नाम क्या दिया? रिएजिन। इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो, दिस इज का मतलब ये आईजीई, दिस इज प्रेजेंट इन ट्रेस ओनली, दिस इज प्रेजेंट इन ट्रेस ओनली का मतलब है किसी स्पेशल कंडीशन में ही ट्रेस की जा सकती है, अदरवाइज ये
हमारी बॉडी के अंदर पाई नहीं जाती, दैट मीन्स हमारी बॉडी में ट्रेस नहीं की जा सकती, बहुत ही नगण्य, बहुत ही कम मात्रा में ये पाई जाती है, या कुछ जो एलर्जिक कंडीशन है या कुछ एटोपिक रिएक्शंस है या टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, तभी ही इस इम्यूनोग्लोबुलिन्स का लेवल है वो इंक्रीज होगा, तभी ही ब्लड में ये ट्रेस होगी, अदरवाइज आपको ब्लड के अंदर इसका लेवल आइडेंटिफाइड नहीं होगा। तो इट्स सीरम कंसंट्रेशन, नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो, इट्स सीरम कंसंट्रेशन, इट्स सीरम कंसंट्रेशन इज 0.00004 mg/ml। मतलब क्या है, बिल्कुल जीरो के बराबर, नगण्य, नील वैल्यू है। तो बिल का जो सीरम के अंदर है इतना तो ट्रेस भी नहीं होता, बिल्कुल 4 जीरो के बाद में 4 mg है ना, दैट मीन्स ये जनरली हमारे बॉडी के अंदर नहीं पाई जाती। इसका मोलिकुलर वेट की अगर बात करें, इट्स मोलिकुलर वेट, इट्स मोलिकुलर वेट 1,90,000 1,90,000 डॉल्टन्स, 1,90,000 डॉल्टन्स इसका क्या होता है, मोलिकुलर वेट। साथ में इसकी हाफ लाइफ की बात करें, हाफ लाइफ होती है 2 to 3 डेज। हाफ लाइफ कितनी होती है, 2 से 3 दिन तक, 2 से 3 दिन। मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड इन, डिस्ट्रीब्यूशन की अगर डिस्कशन करें तो डिस्ट्रीब्यूशन इसका होता है एक्स्ट्रा वेस्कुलरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको आप पॉइंट बना कर लिख सकते हो, IgE एंटीबॉडी इज मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्स्ट्रा वेस्कुलरली, तो IgE किसमें पाई जाती है, एक्स्ट्रा वेस्कुलर में। इट इज, नेक्स्ट एक पॉइंट लिख सकते हो इसके अंदर, इट इज प्रोड्यूस वेरी स्मॉल अमाउंट, इट प्रोड्यूस लिख लो, इट इज प्रोड्यूस्ड वेरी स्मॉल, it is produced very small portion of plasma, बहुत ही कम अमाउंट या कम पोर्शन प्लाज्मा में ये पाई जाती है। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये एक नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, इट बाउंड टू मास्ट सेल एंड बेसोफिल थ्रू आउट बॉडी, इट बाउंड BOUND बाउंड टू मास्ट सेल। ये एक प्रकार की सेल है जो कि हिस्टामिन रिलीज करती है, मास्ट सेल। इट बाउंड टू मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स इट बाउंड टू मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स थ्रू आउट द बॉडी। तो ये मास्ट सेल और बेसोफिल्स के साथ में बाउंड होती है। और लास्ट इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज का मतलब IgE, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एनाफाइलेटिक रिएक्शंस, जिसको अपन बोल सकते हैं एनाफाइलेटिक रिएक्शन के बाद में अपन इसको बोल सकते हैं ट्रेस, एनाफाइलेटिक रिएक्शन को अटोफी या अपन बोल सकते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो आपसे कंप्यूटेशन व्यू में ये एक स्टार पॉइंट है कि टाइप 1 किसी पर्सन को टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है
तो कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन्स का लेवल एलिवेटेड मिलेगा। या आपसे ऐसा पूछा जा सकता है एग्जाम्पल देके कि अस्थमा है, फीवर या एक्जिमा जैसी कंडीशन है, इसके एग्जाम्पल है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? इसके एग्जाम्पल है अस्थमा है, फीवर। इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, अस्थमा है, फीवर, एक्जिमा, ये सारे के सारे एलर्जी करने। तो आपसे पूछा जा सकता है फीवर, अगर किसी पर्सन या पेशेंट को है फीवर है तो उसमें कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन्स का लेवल है, रेज्ड मिलेगा या इंक्रीज मिलेगा? आंसर आएगा IgE। मतलब एलर्जिक जितनी भी कंडीशंस है, एलर्जिक राइनाइटिस, अस्थमा भी ये एलर्जी की है, ये भी जो पोलन है, पोलन जो कि प्लांट्स की वजह से जो पोलन किट है उसकी एलर्जी है, एक्जिमा ये भी एक एलर्जी की वजह से जो है प्यूराइटिस और इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन होता है। तो दैट मीन्स एलर्जिक रिएक्शन है, और एलर्जिक रिएक्शन को बोल सकते हैं अटोफी। क्या बोल सकते हैं? अटोफी। दूसरा नाम इसका टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज बेसिकली क्या है? एक प्रकार की एनाफाइलेटिक रिएक्शंस है जो कि एलर्जी या ऐसी इमरजेंसी कंडीशन में सिम्टम्स शो आउट करती है। ये कितने टाइप्स की होती है, जब अपन हाइपर सेंसिटिविटी टॉपिक पढ़ेंगे तब मोर डिटेल में इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना है कि IgE जो एंटीबॉडी है इसको अपन बोल सकते हैं एप्सिलॉन। ई क्यों बोला? एप्सिलॉन पोजीशन। वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं, IgE क्या है? एप्सिलॉन। 2 मोनोमर यूनिट है इसकी, वही 2 लाइट 2 हैवी चेन, डिस्कवर बाय ICJ का 1966 में, और इसी आल्सो नोन एज रिएजिन। इसी का दूसरा नाम क्या है? रिएजिन। इट इज प्रेजेंट इन ट्रेस ओनली, मतलब बहुत ही कम मात्रा में, एंड इट्स सीरम कंसंट्रेशन इज 0.00004 mg/ml, तो बहुत ही कम मात्रा में। साथ ही इसका मोलिकुलर वेट के बारे में अपन ने बात की, 1,90,000 डाल्टन ओनली। हाफ लाइफ 2 to 3 days, और साथ में ये भी देखा मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्स्ट्रा वेस्कुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, और प्रोड्यूस इन वेरी स्मॉल पोर्शन, बहुत ही कम अमाउंट में ये प्रोडक्शन इसका होता है। और साथ में ये नेक्स्ट पॉइंट अपन ने डिस्कस किया, बाउंड टू मास्ट सेल एंड लिम्फोसाइट्स। मास्ट सेल और बेजोबिल्स है उसके साथ में ये बाउंड होती है, और यही रेस्पॉन्सिबल है, इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर एनाफाइलेटिक रिएक्शन। तो एनाफाइलेसिस या टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में कौन रेस्पॉन्सिबल है? IgE। अगर किसी पर्सन, मेरा अगर ब्लड टेस्ट किया जाए और मेरे ब्लड टेस्ट में अगर इम्यूनोग्लोबुलिन्स E अगर ट्रेस आउट हो रहा है, दैट मीन्स मुझे किसी ना किसी एलर्जी कंडीशन या इलनेस है। दैट मीन्स मुझे पोलन एलर्जी हो सकती है, एनवायरमेंटल डस्ट से एलर्जी हो सकती है, या मुझे अस्थमाटिक प्रॉब्लम हो सकती है, या है फीवर हो सकता है। दैट मीन्स मुझे किसी ना किसी थिंग से एलर्जी है, एलर्जी की वजह से मास्ट सेल हिस्टामिन रिलीज करी, इसलिए मास्ट सेल से ये बाउंड अप होती है, इसलिए एलर्जी कंडीशन में ये देखने को मिलती है। तो इट इज एनाफाइलेटिक रिएक्शन के लिए। और लास्ट पॉइंट देखा था IgE का अगर इलेवेटेड लेवल किसमें देखा जाता है? इन बीमारियों के अंदर। अगर इन बीमारियों को कोई पर्सन है तो उसका कौन सा टेस्ट कराता है? जनरली IgE। अगर IgE ट्रेस हुआ दैट मीन्स एलर्जी कंडीशन की वजह से, अदरवाइज इटियोलॉजी क्या है? कोई अदर कोज है। अदरवाइज इटियोलॉजी क्या है? अदर कोज। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर अच्छे से समझ में आई तो जोर से लाइक बटन को प्रेस करो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने नर्सिंग फ्रेंड्स को शेयर कर लो। तो आज की क्लास में अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में डिस्कस किया था। इसमें सबसे पहला IgG, IgA, IgM और IgE और IgD के बारे में अपन ने डिटेल से डिस्कस किया था। थैंक यू जॉइनिंग दिस क्लास।